हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार खड़ेकर और मैं लेकर आ चुका हूं चैप्टर 2.2 जो कि है कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। उसके बारे में सेकंड वीडियो जो कि है बिहेवियर्स ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम ये पढ़ने वाले हैं, मतलब कि कंडक्टर जो होता है वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी कंडक्टर रख देना तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंडक्टर के अंदर वो जीरो हो जाता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे, चलिए देखते हैं। सपोज मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैंने कंडक्टर इंट्रोड्यूस करवाया, तो क्या होगा, सबसे पहले होगा क्या कि मेरे पास ये एक कंडक्टर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, हाँ ना, और कुछ प्रोटॉन्स भी होंगे, लेकिन वो फ्री नहीं होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, तो इधर तो पॉजिटिव्स होंगे, ठीक है, और इधर जो होंगे वो नेगेटिव चार्जेस होंगे, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ चुका है। और ये पॉजिटिव इधर है तो जाहिर सी बात है इधर नेगेटिव बन जाएगा। मतलब ये कंडक्टर के अंदर जो छोटे छोटे चार्जेस होंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सारे इधर इस तरफ आ जाएंगे, है ना, और जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो इस तरफ चले जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये हो रहा है। मतलब कि ये कंडक्टर के अंदर भी कुछ चार्जेस होंगे जो कि सेपरेट हो जाएंगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ इस तरफ नेगेटिव आ गया, इस तरफ पॉजिटिव आ गया, तो इसकी वजह से एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। ये बड़ी वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मैं ई नॉट दे रहा हूँ नाम, ठीक है। सपोज ये ई नॉट है इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी वाली, तो ये छोटी वाली जनरेट होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, तो ये भी ऐसी कुछ होगी। तो ये कुछ इस तरह होगी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। देखो, ये कुछ इस तरह होगी, तो इसका नाम मैं दे देता हूँ ई आई। ई आई क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, मतलब ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जनरेट हो रही है। जनरेट होना मतलब इंड्यूस होना, तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए मैंने ई आई दिया इसको नाम, ठीक है। ये कब तक के ऐसा होता रहेगा, मतलब ये कब तक नेगेटिव और पॉजिटिव सेपरेट होते रहेंगे, जब तक कि ये जो ई नॉट है और ई आई है वो इक्वल नहीं हो जाता, उनका मैग्नीट्यूड। जो ई नॉट है इलेक्ट्रिक फील्ड उसका मैग्नीट्यूड ई आई के इक्वल ना हो जाए। अब ई आई अपोजिट डायरेक्शन में है और ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैं इधर नेगेटिव साइन लगाऊंगा। तो ये जब तक कि ये नहीं हो जाता, जब तक कि ये फिनोमेना चलता रहेगा, ठीक है। तो अगर हम लास्ट में एट लास्ट अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो वो होगा ज़ीरो। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारे पास ज़ीरो आएगी, ठीक है। ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई। तो ये हमने कैसे पता किया, कि हमें पता चला मूवमेंट की वजह से। ये जब सारा मूवमेंट हो गया ना ई आई का और ई नॉट के इक्वल हो गया, तो क्या हो गया, ई नेट हम कैसे निकालेंगे। ई नेट जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स है उन सारा का सम, वेक्टर सम होगा। ई नॉट इस तरफ जा रही है तो ई नॉट, ठीक है, और ये इसका एडिशन होने वाला था लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव लगाऊंगा, ठीक है। और ये दोनों हम जानते हैं इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये वैसे पॉजिटिव होगा और यहाँ पर नेगेटिव है, इसीलिए मैं यहाँ पे नेगेटिव लगा रहा था, ठीक है, लेकिन वो होगा तो पॉजिटिव है क्योंकि ये ऐड होने वाला है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी, जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी जाए, उसके अंदर कोई भी कंडक्टर रखा जाए, तो कंडक्टर के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी ना वो सारी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखनी है। तो ये प्रॉपर्टी हमने समझ ली। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड कंडक्टर इज ज़ीरो। अब हम इसे कैसे प्रूव करें, चलिए गॉस लॉ की हेल्प लेते हैं। तो अब हम लेंगे गॉस लॉ की हेल्प। गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस जो होता है वो क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ है, राइट, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इससे हम ये चार्जेस का कैसे प्रूव करेंगे। देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये हम देखा था कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं, है ना, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड रखी, उसके अंदर एक कंडक्टर रख दिया, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, मतलब ई जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। मतलब यहाँ मैं ज़ीरो लिख सकता हूँ, तो ज़ीरो डॉट डी एस इंटीग्रेशन, तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो भी ज़ीरो ही होगा। तो ज़ीरो इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट इंटू ज़ीरो होता है। मतलब यहाँ से हम देखते हैं कि क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है। तो ये चीज़ हमने प्रूव कर दी कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रखी रहेगी तो उसका कंडक्टर अगर उसके अंदर रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसमें ई भी ज़ीरो हो जाएगा, है ना, और क्यू भी ज़ीरो हो जाएगा। मतलब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो हो जाएगा और चार्जेस भी उसमें ज़ीरो हो जाएंगे उस कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो अगर सपोज एक मैंने चार्ज कंडक्टर लिया तो क्या होगा, सपोज पहले न्यूट्रल की बात करते हैं। अगर मेरे पास एक न्यूट्रल कंडक्टर है तो बहुत सही है, उसके अंदर क्यू हमेशा ज़ीरो ही होगा क्योंकि वो न्यूट्रल है, तो उसमें कोई बात ही नहीं है चार्जेस की, इसलिए क्यू यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज़ मैंने एक चार्ज कंडक्टर लिया, अब चार्ज कंडक्टर कैसे बनेंगे, सपोज़ मैंने वो रबिंग के बारे में समझा था, लेकिन ये तो कंडक्टर है ना। कंडक्टर में सपोज़ हमने कोई वायर घुसेड़ दिया और उसमें उसको चार्ज कर दिया, उसके बाद वायर हटा लिया, तो इसमें कुछ चार्जेस आ गए, तो ये चार्ज कंडक्टर बन गया अभी, हाँ।
अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख दिया, तो इसमें तो कुछ चार्जेस है ना, तो वो चार्जेस कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे सरफेस पे। तो जो एक्सेस चार्ज होता है ना, अगर एक्सेस चार्ज कंडक्टर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो ये इसके सरफेस के अंदर तो पूरा Q = 0 होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है ना। लेकिन ये इसका जो सरफेस होगा उस पर वो जो एक्सेस चार्ज होंगे वो चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी यही कहती है कि जो चार्जेस है ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, जो कि अभी हमने समझा। सपोज मेरे पास एक चार्ज है, एक कंडक्टर है जिसमें चार्जेस पहले से ही थे और मैंने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज, तो उसके एक्सेस चार्ज कहाँ पर चले जाएंगे, सरफेस पे। ये अभी आपको ये अगर मैं बात करूँ तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट कर सकते हो आप। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो रहा था, कोई भी इंसुलेटर ले रहे थे हम जिसमें वो चार्ज इंसुलेटर था, जैसे कि वूल या फिर कोई भी कॉम्प, है ना, तो उसके सरफेस पे हमेशा चार्ज रहते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज रह रहा है। वो कब हो रहा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो। याद रखना, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड है तभी ये चीज़ होगी, है ना। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी कंडक्टर है तभी उसके जितने भी चार्जेस है वो उसके सरफेस पे आ जाते हैं, और उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहता, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहती। ये 3 प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ ली है। अब हम आगे चलते हैं चौथी प्रॉपर्टी पे, जो कि है द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। जैसे कि एक कंडक्टर है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसके जो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, सपोज एक कंडक्टर है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तो जो ये कंडक्टर है इस पर अगर ये चार्ज कंडक्टर है तो इसके अंदर से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अंदर से निकलेगी, अगर नेगेटिव है तो इसके अंदर जाएगी। तो सपोज अगर पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है ना, तो इसके अंदर से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो परपेंडिकुलर निकलेगी। ये हमने पहले भी प्रूफ किया था, चलो अभी भी प्रूफ कर देते हैं। सपोज अगर मैं मानूँ कि ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी रखा हुआ है, तो इसके अंदर से सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड निकल तो रही है लेकिन वो कुछ थीटा बना के निकल रही है, ठीक है। सपोज ये जो एंगल है उसको मैं थीटा सपोज कर लेता हूँ, ये थीटा है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा E cos थीटा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये E है, तो ये E cos थीटा हो जाएगा, ये हमने पढ़ा है। और ये जो होगा वो E sin थीटा हो जाएगा, है ना, ये चीज़ हम जानते हैं। तो ये E cos थीटा हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से होगा कि ये जो E जो है ना वो थीटा बना रहा है। E, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, E मेक्स थीटा विथ द सरफेस ऑफ द कंडक्टर when placed in an electric field, है ना। तो ये थीटा बना रहा है E, तो E cos थीटा की वजह से क्या होगा, E cos थीटा एक फोर्स लगाएगा, ये अप्लाई करेगा, अप्लाई अ फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल Q। मतलब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ये जो कंडक्टर था उसमें चार्ज पार्टिकल थे जो कि सरफेस पे ही रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, इसीलिए चार्ज पार्टिकल है। सपोज यहाँ पे भी एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी तो E cos थीटा की वजह से उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, जिसके वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव करेगा, है ना, मूव करेगा। तो मूवमेंट हो रही है यहाँ पे। लेकिन हम यहाँ पर एक बट आ रहा है कि यहाँ पर स्टैटिक सिचुएशन है, स्टैटिक सिचुएशन की बात कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर चार्ज मूव नहीं होनी चाहिए। स्टैटिक सिचुएशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि जो Q है, ये हमारा अजम्पशन था E cos थीटा जो है वो 0 होना चाहिए, है ना, वो गलत था। हमारा अजम्पशन जो E cos थीटा है वो 0 होना चाहिए। तो E तो 0 नहीं होगा, cos थीटा ही 0 होगा। तो cos थीटा 0 कब होता है, cos थीटा 0 जब होता है जब थीटा जो है वो 90 के इक्वल हो, है ना। तो थीटा 90 के इक्वल है, मतलब कि जो E है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। E जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी प्रूव्ड हो गई। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है, अगर एक कंडक्टर चार्ज है तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, तो वो हमेशा के लिए परपेंडिकुलर होगी। जब भी वो निकलेगी तो परपेंडिकुलरली ही निकलेगी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं, जो कि फाइनल है, वो है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखी, अब उसका एक्सप्रेशन देखेंगे कि वो कैसे आया, ठीक है। चलो इसके लिए हमें दो टाइप की चीज़ें लगेगी। पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर, जब अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर रखा होगा तब क्या होगा। तो सपोज मैं उसका एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ DS, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे निकलेगी बाहर, और उसका जो कंपोनेंट होगा, एरिया कंपोनेंट जो होगा, एरिया वेक्टर, वो कुछ इस तरह निकलेगा, ठीक है। चलो मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये E है और ये क्या है, DA है, ठीक है। DA मतलब ये एरिया कंपोनेंट है, जो कि मैंने आपको जब मैं
ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा रहा था तब मैं एरिया की बात करता था ds वाली की, तो जो ds है वो उसका डायरेक्शन बता रहा है। सपोज इसको मैं ds ले लेता हूँ तो वो ईजी आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया और ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पर गॉस लॉ लगाऊँ तो गॉस लॉ क्या कहता है, ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब देखो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब देखो ये यहाँ पर ई और डी एस के बीच में थीटा है, तो यहाँ पर थीटा कितना होना चाहिए, ई जो है वो इस तरफ है और डी एस जो है वो भी इस तरफ है, मतलब कि यहाँ पर थीटा जो है वो 0 है और थीटा 0 है, मतलब कॉस 1 है, कॉस थीटा 1 है। तो इसका मतलब ई डी एस होगा यहाँ पर, केवल ई डी एस और उसका इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा डी एस। ये चीज़ मैंने पढ़ रखी है ना, तो इसको मैं सिग्मा डी एस लिख रहा हूँ। ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, है ना, आपको याद होगा, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। तो उसकी ये क्यू की जगह मैं ये लिख रहा हूँ सिग्मा डी एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डी एस से ये वाला डी एस कट गया, क्या बचा, ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये इंटीग्रेशन ई कांस्टेंट है इसीलिए मैंने इसको बाहर कर दिया और डी एस कट गया, इसलिए इंटीग्रेशन होगा नहीं। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये मुझे पॉजिटिव के लिए मिला, ठीक है। तो पॉजिटिव के लिए मुझे ये वाला एक्सप्रेशन मिल गया, मैं इसको अलग से एक बार लिख देता हूँ। तो मुझे ये पॉजिटिव के लिए क्या मिला, ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब अपन नेगेटिव के लिए देखेंगे। नेगेटिव के लिए भी सेम मैं एक सरफेस देखता हूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार नीचे की तरफ आएगी और हमेशा की तरह जो डी एस है वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है डी एस और ये है ई, जो कि इस बार इन्वर्ट जा रही है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है इसीलिए ये इन्वर्ट की तरफ जा रही है। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में भी सब कुछ सेम होगा, ई डॉट डी एस कॉस थीटा जो होगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पर जो थीटा है वो 180 होगा, क्यों, देखो ये ई जो है वो इस तरफ है और डी एस जो है वो इस तरफ है, मतलब दोनों का एंगल कितना बन रहा है, 180 बन रहा है। तो जिसकी वजह से ये माइनस ई डी एस हो जाएगा और यहाँ पे इंटीग्रेशन, और यहाँ क्यू की जगह मैं वही सिग्मा डी एस लिखूँगा, है ना, सिग्मा डी एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डी एस से डी एस फिर से कट जाएगा, तो ई इज इक्वल्स टू इस बार क्या मिला मुझे, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस नेगेटिव चार्ज के केस में क्या हो रहा है, ई इज इक्वल्स टू मुझे माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है। तो दोनों के केस में मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस यहाँ लग जाता है नेगेटिव चार्ज कंडक्टर में, ठीक है। तो आपको ये दोनों एक्सप्रेशन याद रखने क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों हो गए, ई इज इक्वल्स टू माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव के लिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट थर्ड वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ जाकर देख सकते हो।